गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक टू पोलपाथ एंड दिस इज प्रतिमा सिंह। दोस्तों, हम आज कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे साथ में एक रैपिड रिवीजन होगा, जो कि क्वेश्चन आपने कहीं ना कभी आपने किए होंगे। तो उनका एक आज हम रैपिड रिवीजन लेंगे यहाँ पर। और क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बहुत ही कम रखेंगे और आपके जो है एक फास्ट रिवीजन लेने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, यानी कि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन। और साथ में 9 बजे हमारी लोक प्रशासन पे क्लास जाती है, तो उसको भी आप देखना ना भूलें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी क्लास है हमारी, और सारे जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट उसमें इनकलकेट किए गए हैं, यानी कि उसमें इंक्लूड किए गए हैं, और जो फालतू की चीजें हैं वो एक्सक्लूड कर दी गई हैं। तो बहुत टू द पॉइंट वीडियोस हैं सारे लोक प्रशासन पर, वो पक्का देखें आप। वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट चीजें भी पता चलेंगे कि किस डायरेक्शन में आपको तैयारी करनी चाहिए। तो और उसके फ्री हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो लिखने की टेंशन मत लें। और पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो पीडीएफ जो है इंग्लिश वालों के लिए हो जाएगा, और हिंदी वालों के लिए भी तो वो भी हो जाएगा, बट जो हमारे नोट हैं वो हिंदी में मिलेंगे। अभी इंग्लिश में प्रिपेयर नहीं है, तो वो इंग्लिश में नहीं मिल पाएंगे, हिंदी में मिल जाएंगे। चलिए देखेंगे आज का हम अपना पहला क्वेश्चन। और इसके लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ हमें जो है पोलपाथ पे सर्च करना होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसके द्वारा भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे ही आपको सारी पीडीएफ एंड जो भी नोट्स हैं वो आपको वहीं पर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा कुछ दिन वेट कीजिए, लोक प्रशासन पर क्लास कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद आपको पीडीएफ एंड दोनों चीजें मिल जाएंगी। चलिए देखेंगे आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप आंसर जो है सभी करेंगे। कमेंट सेक्शन में भी आंसर आप कर सकते हैं, इससे आपका क्या होता है, फिक्सेशन होता है। आंसर जो है ऑप्शन वाइज भी कर सकते हैं। ऑप्शन वाइज न करके अगर आंसर आप वर्ड में देंगे, यानी कि शब्दों में देंगे, तो और ज्यादा आपका फिक्सेशन होता है। तो पक्का दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अपलोडेड क्लास है। लाइव में तो जो सब देते ही देते हैं, जब ये अपलोडेड बन जाती है तो आप लोग भी दिया करें। पहला क्वेश्चन है, द ऑर्डर फॉर द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर इश्यूड बाय, ऑप्शन यहाँ पर शुरू हो गया है, बाय द पार्लियामेंट। किसके द्वारा इशू, मौलिक अधिकारों के निलंबन के आदेश जारी किए जाते हैं संसद द्वारा। या फिर बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। या सी क्या कह रहा है कि बाय द प्रेसिडेंट विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, राष्ट्रपति द्वारा संसद के अनुमोदन से। जबकि डी कह रहा है कि बाय द प्रेसिडेंट विद द अप्रूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा संसद के अनुमोदन पर, ठीक है। ऑप्शन सी राइट होगा। देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि 20 और 21 जो है कभी भी निलंबित नहीं होता, चाहे आपातकाल ही क्यों ना चल रहा हो, नेशनल इमरजेंसी ही क्यों ना हो, ठीक है। और जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है, आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो 19 जो अनुच्छेद 19 है वो अपने आप ही निलंबित हो जाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे इन 3 अनुच्छेदों के बारे में। क्वेश्चन दूसरा देखेंगे, ये भी मौलिक अधिकारों से संबंधित है, और क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग authorities is authorized by the constitution to impose reasonable restriction on fundamental right, मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण अधिकृत है? द पार्लियामेंट, द सुप्रीम कोर्ट, द प्रेसिडेंट, नॉन ऑफ द अबव, कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, अध्यक्ष, और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 2 का आंसर क्या होगा वो आप सभी यहाँ पर फटाफट दे दीजिए। तो इसका जो है ए संसद हो जाएगा, ठीक है। संसद जो है वो मौलिक अधिकारों का उचित प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है संसद ही, ये ऑथराइज्ड है, इसी के पास अथॉरिटी है इस चीज की। देखेंगे जो है क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन वेट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी निहित है एक्सक्लूसिवली विद द सुप्रीम कोर्ट, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट के साथ, बोथ विद द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट,
दोनों उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के साथ, जबकि इससे क्या कह रहा है कि विद ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री, देश के सभी न्यायालयों के साथ, और नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यदि आप पॉलिटी को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप सभी को पता है, ये ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, दोनों उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के साथ। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज वाइटल फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है आपके सामने, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू एसोसिएशन, संघ का अधिकार, राइट टू असेंबल, इकट्ठा होने या करने का अधिकार, जबकि राइट टू क्रिटिसाइज यानी आलोचना करने का अधिकार। तो कौन सा जो है लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए कौन सा जो है महत्वपूर्ण है? तो आलोचना करने का अधिकार। यदि गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है, जो नागरिक है उनके अधिकारों की रक्षा सुरक्षा नहीं कर रही है, तो क्या है, नागरिक को ये अधिकार होना चाहिए कि वो आलोचना करें, और ताकि गवर्नमेंट को अपनी गलतियों का एहसास हो सके। तो ये डी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज गांधीयन इन कैरेक्टर? निम्नलिखित में से किस निर्देशक सिद्धांत को गांधीवादी चरित्र के रूप में वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है प्रोविजन ऑफ इक्वल वर्क टू बोथ मेन एंड वुमेन, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान काम का प्रावधान, जबकि बी कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स स्पेशली चिल्ड्रन, श्रमिकों विशेषकर बच्चों की सुरक्षा, सी सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, डी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एज इफेक्टिव यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, सुशासन की प्रभावी इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन। तो यहाँ पर जो है गांधीयन आपको बताना है, गांधीवादी या फिर गांधीयन, इसको जो है इस कैरेक्टर को फाइंड आउट करना है। तो ये किसमें जो है आपको डिस्क्राइब किया जा रहा है, कौन से ऑप्शन में ये दिख रहा है? तो ये जो है ऑप्शन डी यहाँ पर जो है गांधीयन है, ये इसी में जो है गांधीयन विचारधारा का झलक हो रहा है, क्योंकि गांधी जो है ग्राम पंचायत सेल्फ गवर्नमेंट के बहुत बड़े समर्थक थे। ठीक है, और यदि हम बात करें जो ए है, तो ये क्या है, ए सोशलिस्ट है, पुरुषों और महिलाओं को तो क्या है, दोनों को समान काम की बात करता है, और बी भी सोशलिस्ट है, यानी कि जो है समाजवादी। और जबकि अगर सी की बात करें, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, तो ये क्या हो जाएगा, लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है क्या हो गया, हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर डी हो गया, ये हो गया गांधीयन। 3 प्रकार की विचारधाराएं हमारे संविधान में खासतौर पे दिखती हैं, गांधीयन, सोशलिस्ट एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो ये जो सारे सेंटेंस हैं यहाँ पर हमने आपको बता दिया कौन कौन से हैं। ये दोनों हैं जो सोशलिस्ट से हैं, और ये लिबरल इंटेलेक्चुअल है, सी वाला। ठीक है, और डी क्या है, गांधीयन है, यानी गांधीवादी है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में समवर्ती सूची में है? पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जबकि बी कह रहा है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, और सी कह रहा है कैपिटेशन टैक्स, और डी कह रहा है ट्रेजर यानी खजाना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा है, ऑप्शन ए जो है कंकरेंट लिस्ट की बात कर रहा है, फॉलोइंग इज इन कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ये जो है किसमें है, इसमें कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखें, जबकि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये स्टेट का आ जाता है, बाकी टैक्सेस वगैरह ये ज्यादातर उसमें आ जाते हैं सेंट्रल में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे 7th का, द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन द, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस मतलब सदन में पेश किया जा सकता है? लोकसभा अलोन, अकेले लोकसभा में, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद का कोई भी सदन, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, संसद की संयुक्त बैठक, जबकि डी राज्यसभा अलोन, अकेले राज्यसभा में। तो देखो जो राष्ट्रपति होता है क्या, वो
जो उपराष्ट्रपति होता है वो इसका ये जो है राज्यसभा का सदस्य होता है और राज्यसभा का चेयरमैन होने के नाते क्या होता है कि इसको हटाने का जो ये प्रोसेस है वाइस प्रेसिडेंट को, तो ये क्या होगा, अकेले राज्यसभा में ही शुरू हो सकता है, यहाँ से शुरू हो सकता है, राज्यसभा अलोन। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमेंडमेंट अकॉर्डेड स्टेटरी स्टेटस टू द कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। किस संशोधन ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो किसने किया है? ऑप्शन आपके सामने है। क्या है? ए 64th, बी कह रहा है 65th, जबकि सी कह रहा है 68th और जबकि डी कह रहा है 70th, यानी कि 70। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 65th अमेंडमेंट के द्वारा जो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को क्या किया, जो है ये कमीशन को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? 65th अमेंडमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 क्या कह रहा है कि टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस अंडर द फॉलोइंग आर्टिकल्स। निम्नलिखित लेखों के तहत तर्कसंगता का परीक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है। आर्टिकल 13 ऐसा कह रहा है, आर्टिकल 14 कह रहा है, या आर्टिकल 15 या फिर आर्टिकल 16। तर्कसंगतता का परीक्षण, ठीक है, क्या है? टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस। तो ये आर्टिकल 13 की बात यहाँ पर हो रही है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेवर अटेंडेड द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी संसद में उपस्थित नहीं हुए हैं? चौधरी चरण सिंह है, या अटल बिहारी वाजपेयी है, या वीपी सिंह है, या फिर चंद्रशेखर है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट आंसर आना चाहिए सभी की तरफ से। तो ये हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। वेरी इजी क्वेश्चन है चौधरी चरण सिंह, लेकिन साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में देखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग कमिटी ऑफ लोकसभा इज असिस्टेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। लोकसभा की निम्नलिखित में से किस समिति को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? एस्टिमेट्स कमेटी, अनुमान समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति, ज्वाइंट कमेटी ऑफ सैलरी एंड अलाउंस, वेतन और भत्तों की संयुक्त समिति, जबकि ज्वाइंट कमेटी ऑफ ऑफिसेस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के कार्यालयों की संयुक्त समिति। तो यहाँ पर क्वेश्चन 11 का जो है आप राइट आंसर करेंगे। इसका जो है लोक लेखा समिति, ये यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड फॉर इम्पीचमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस पर महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति, गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट, एक भारतीय राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी आंसर सही करेंगे। तो जो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इम्पीचमेंट शब्द जो है, ये इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग शब्द जो है, ये आर्टिकल 61 में जो है, आर्टिकल 61 में ओनली प्रेसिडेंट के लिए जो है ये यूज किया गया है। हाँ, इसके सेम इसी तरह के प्रोसेस से कई अधिकारी जो है, या जो ये कई ये जो होते हैं अधिकारी पद से अपने पदच्युत किए जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ओनली प्रेसिडेंट के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर जो है अगर हम देखें कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, तो गवर्नर क्या होता है, एक भारतीय राज्य का राज्यपाल, ये जो है इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि साफ साफ जो है ये दिया गया है कि बताया गया है कि गवर्नर जो है, जो प्रेसिडेंट का है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो अपने पद पर बना रहेगा। तो यहाँ पर इस पर कोई महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं चलेगी, राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत जैसा यानी कि
प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा होगी तब तक गवर्नर अपने पद पर बना रहेगा, ऐसा बोला गया है। हालांकि वहां थोड़ी बहुत चीजें और होती हैं, बट हाँ यही है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे 13 क्या कह रहा है, एट विच स्टेज ऑफ डिस्कशन अ बिल इज पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया। ठीक है, चर्चा के किस चरण में विधेयक भारत के राजपत्र में प्रकाशित होता है। तो गजेट ऑफ इंडिया यानी कि बात हो रही है बिल पब्लिश कब होता है, फर्स्ट रीडिंग में यानी कि पहला रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, या व्हेन द बिल बिकम एन एक्ट, जब विधेयक एक अधिनियम बन जाता है तब। तो कब जो है ये पब्लिश किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 13 का करेंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। फर्स्ट रीडिंग जो है गजेट ऑफ इंडिया यानी कि जो फर्स्ट रीडिंग होती है इसी में जो है पब्लिश कर दिया जाता है, यानी कि पहली रीडिंग में ये जो पहला चरण है इसी में विधेयक भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स वाज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 इन परव्यू ऑफ इंडिया बीइंग अ सिग्नेचरी ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑफ 1922। भारत की 1922 के स्टॉकहोम सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता होने के दायरे में 42वें संशोधन 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लेख भारतीय संविधान में डाला गया था। तो आर्टिकल 45, आर्टिकल 47, आर्टिकल 47A या आर्टिकल 48A। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो स्टॉकहोम ये कॉन्फ्रेंस था ये एनवायरनमेंट पर था। ठीक है, एनवायरनमेंट पर होने के नाते तो हमारे जो है ये 48A में क्या डाला गया है, आप सभी को पता है कि 48A में जो ये संशोधन होता है 42nd अमेंडमेंट 1976 में, तो ये अमेंडमेंट के द्वारा 48A जोड़ा जाता है और इसमें कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसमें कि जो वन एवं वन जीवों की रक्षा के लिए जो है केंद्र और राज्य दोनों को इसमें जो है क्या है, राज्य क्या करेगा कि अपना जो है वन एवं वन जीवों को संरक्षित करेगा और उनकी मतलब संरक्षण के लिए उपाय करेगा। तो यहाँ पर वही बात हो गई। यही जो है इस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के द्वारा जब भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है, आर्टिकल 48A ज्वाइन करके और वन जीवों की सुरक्षा की बात की जाती है इसमें। यहाँ पर ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। जबकि 48 क्या कहता है, 48 पहले से था, ये क्या कहता है कि दुधारू पशु और जो खेती के लिए यूजफुल जानवर होंगे उनकी हत्या नहीं की जाएगी, राज्य उनकी हत्या पर रोक लगाएगा, ये कहता है। और कृषि को जो है वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। ये दो चीजें इसमें कही जाती हैं कि जो दुधारू और कृषि के महत्वपूर्ण जो है जानवर है उनकी हत्या पर रोक, और क्या है कि कृषि को वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। इसमें जो है राज्य अपना क्या करेगा, वो प्रयास करेगा इस दिशा में। तो 48 ये कहता है, जबकि 48A जोड़ा गया तो ये कह रहा है। आगे देखेंगे 15 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन द स्टेटस ऑफ स्टेट बाय 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962। 13वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा निम्नलिखित में से किसे राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन में आपके सामने है सिक्किम, नागालैंड, आसाम एंड त्रिपुरा। कौन से, यहाँ बात हो रही है 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962, इसकी बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 15 का आप सभी जो है आंसर करते रहिए, ठीक है, सभी आंसर करते रहिए। मेरे आंसर देने से पहले वीडियो को पॉज कीजिए, आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसका आंसर दीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को फिर से ऑन कीजिए, मतलब रिज्यूम कीजिए, उसके बाद देखिए आपका आंसर कितना सही हो रहा है। और प्लस कॉपी पेन लिख के बैठिए, आप देखिए कितने क्वेश्चन में कितने सही आंसर आपके गए हैं, वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो इन सब चीजों से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। जरूर कोई मतलब नहीं होता है कि क्लास अपलोडेड है या लाइव है, कोई मतलब नहीं, आपका अपना वहाँ क्या रिस्पॉन्स हो रहा है वो मायने रखता है। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए, वीडियो को फिर से प्ले कीजिए और देखिए आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। आप कमेंट इसमें कीजिए, जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कीजिए और फाइनली आप अपना वो भी बता सकते हैं कि इतना स्कोर मैंने लिया, ठीक है, आउट ऑफ 40 इतने लिए और इतना लिया। तो ये सब चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर करने में सहायता करेंगी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का, यहाँ बी हो जाएगा नागालैंड, ठीक है, यहाँ पर नागालैंड हो जाएगा।
बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। सी क्या कह रहा है, क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग की स्थापना किस संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर थोड़ा हिंदी में है, तो ये अगर किसी को समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इधर इंग्लिश में देख लें। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, 96th अमेंडमेंट एक्ट 2011, 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 या जो 100th अमेंडमेंट एक्ट क्या है 2015। तो यहाँ पर जो है कौन सा सही हो जाएगा, कौन सी डेट सही है वो बताएंगे। तो देखो यहाँ पर एक दो बातें ध्यान देने वाली हैं, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 में ये आया था, ठीक है। और ये आता है 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 और इसमें कुछ जो है सरकार के सरकारी, ये जो सरकार होती है, सरकार के भी कुछ पर्सन इसमें इंक्लूडेड थे, तो इसका विरोध हुआ और ये 99th अमेंडमेंट 2014 में आता है और 100th अमेंडमेंट 2015 में हटा दिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, हटाने का भी पूछ लेता है, इसमें जो है ये हट जाता है, ठीक है, हटा दिया जाता है, और जबकि इसमें ये आता है। क्वेश्चन जो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। और इसको शॉर्ट में एनजेएसी बोलते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। चलिए अब आगे देखेंगे 17 क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के मसौदे की जांच करने वाली विशेष समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सर अल्लादी कृष्णा, स्वामी अय्यर या सरदार पटेल या फिर सरदार बलवंत सिंह, कौन थे इसमें। तो ये सभी को पता है कि जो है अम्बेडकर थे, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है पर आंसर आपका बी.आर. अम्बेडकर होगा। और इसमें केवल टोटल कितने 7 मेंबर थे, एक ये अध्यक्ष थे अम्बेडकर और 6 मेंबर और थे, टोटल 7 थे, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो गया। और देखेंगे 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो के सुंदरम थे या एसपी सेन वर्मा थे या सुकुमार सेन थे या राज मन्नार थे। तो ये थे सुकुमार सेन, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है सही हो जाएगा, सुकुमार सेन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। व्हेन वाज द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि आईएफएस क्रिएटेड, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी। और ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 1965, 1966 या 1967 या 1968 कब ये क्रिएट की गई थी। तो ये क्रिएट की गई थी 1965 में, ठीक है। और सॉरी 1966 में, ऑप्शन बी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा, 1966, ठीक है। 1966 में आईएफएस की सर्विस जो है क्रिएट की गई थी, नई सर्विस क्रिएट की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ जोनल काउंसिल, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषदों का सदस्य नहीं है। होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के गृह मंत्री। बी कह रहा है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स इन द जोन, क्षेत्र में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। सी कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी इन द जोन, क्षेत्र में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक। जबकि डी कह रहा है मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधान परिषद के सदस्य। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो है ऑप्शन डी आपका जो है राइट हो जाएगा, राज्य विधान परिषद के सदस्य यानी कि मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है कि रिजोल्यूटिव कंपोजिट इज रिलेटेड टू, रिजोल्यूटिव कंपोजिट किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है आपके सामने, हॉब्स हैं, लॉक हैं, रूसो हैं, हीगल है। यहाँ हिंदी में भी देख लें हिंदी वाले, तो ये ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, हॉब्स, ठीक है, हॉब्स यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवोकेट ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच, निम्नलिखित में से एक ऐतिहासिक उपागम का हिमायती है, कौन है। कोलमैन है, लिप्सेट है, हेनरी मैन है
या फिर रॉबर्ट डाहल हैं। तो कौन है यहाँ पर? ये हेनरी मैन हो जाएंगे। हेनरी मैन जो है, जो दिए गए ऑप्शन है आपकी, ये हिस्टोरिकल अप्रोचेज के क्या है? हिमायती हैं। ठीक है, हेनरी मैन। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखेंगे। 24 क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग रोड laws are the rules of just and unjust, nothing being repeated unjust that is not contrary to some law। निम्नलिखित में से किसने लिखा? कानून न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण के नियम हैं, कुछ भी अन्यायपूर्ण नहीं है जो किसी कानून के विपरीत नहीं है। ठीक है, किसने कहा है ये? तो ऑप्शन में आपके सामने बेंथम है, हेगल है और हॉब्स हैं और रूसो हैं। तो ये भी जो है कौन है? हॉब्स कहने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन जो ये है 3 है, 24 है, इसका जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हॉब्स। ऐसा कहने वाले कौन है? हॉब्स हैं। इनका एक इसी तरह से दूसरी एक कथन और भी है कि जो है स्वतंत्रता वही है जब तक कानून चुप है, यानी कानून की चुप्पी ही स्वतंत्रता है, यानी कि जहां तक कानून साइलेंट है, कानून को आप वायलेट नहीं कर रहे हैं, वहीं तक स्वतंत्रता है। तो उसी से मिलता जुलता कुछ अगर सेंस में देखें तो ये भी निकल रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंपेयर्ड फॉर्च्यून विद अ वुमन। निम्नलिखित में से किसने भाग्य की तुलना एक महिला से की है? एम एन रॉय ने, रूसो ने, हॉब्स ने या मैकियावली ने? किसने किया है? तो ये यहाँ पर जो मैकियावली ने की है। किसकी? भाग्य की तुलना एक महिला से की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मैकियावली ऐसा करते हैं। इनकी फेमस पुस्तक की बात करें तो प्रिंस जो है इनकी फेमस पुस्तक है। ठीक है, और इन्होंने लोमड़ी व्याघ्र नीति भी दिया है, जिसमें कि जो है बताया है कि राजा को लोमड़ी की तरह चालाक और व्याघ्र की तरह तेज, बहादुर और फुर्तीला होना चाहिए। देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है? यहाँ पर देखो अभिकथन है और कारण है, यानी कि असर्शन और रीजनिंग है। तो पहले हिंदी में देख लेते हैं और फिर इंग्लिश में देख लेंगे। दोनों एक साथ देखेंगे तो फॉन्ट छोटे हो जाएंगे, फिर आपको देखने में दिक्कत होगी। तो देखेंगे अभिकथन क्या कह रहा है कि सामाजिक अनुबंध ने एक संप्रभु सरकार की स्थापना की, जबकि कारण कह रहा है नागरिकों का सभी कानूनों का पालन करने या सरकार के किसी भी रूप को स्वीकार करने का पूर्ण दायित्व है। तो इसमें से बताना है कि दोनों ए और आर सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, जबकि बी कह रहा है कि दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है, और सी कह रहा है कि ए सच है आर झूठा है, और डी कह रहा है ए झूठा है लेकिन आर सच है ना। तो इंग्लिश में भी वही देख लेते हैं। क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश्ड अ सोवरेन गवर्नमेंट, जबकि रीजन दे रहा है सिटीजन डू हैव एन एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन टू ओबे ऑल लॉज और एक्सेप्ट एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, वही है कि पहले ही बोल चुकी हूँ कि ए आर दोनों सही है लेकिन और आर ए की सही एक्सप्लेनेशन है, जबकि बी कह रहा है कि दोनों सत्य हैं बट आर जो है ए की सही एक्सप्रेशन नहीं है। सी कह रहा है ए ट्रू है आर फॉल्स है, जबकि डी कह रहा है ए फॉल्स है आर ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या जो है सही है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा कि ये जो कह रहा है कि ए सच है और आर झूठा है, तो ये आपका जो है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि कथन ए सही कह रहा है लेकिन जो आर कथन है ये गलत है। तो क्योंकि किसी भी प्रकार की सरकार हो और जो है सिटीजन जो है, ऐसा जरूरी नहीं कि उनका पालन करेंगे ही करेंगे, ऐसा कुछ बाध्यता नहीं होगी। अगर सरकार सही होगी तभी पालन करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 27 क्या कह रहा है? मार्क्स से रिलेटेड है। मार्क्स डज नॉट बिलीव इन, ऑप्शन है ह्यूमन कॉन्शियसनेस डिटरमाइंस सोशल एग्जिस्टेंस, और बी ऑप्शन क्या कह रहा? आइडियाज आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटरप्ले ऑफ मटेरियल फोर्सेस, जबकि सी कह रहा है द बेस डिटरमाइंस द सुपरस्ट्रक्चर, जबकि डी कह रहा मैटर इज एक्टिव एंड डायनामिक। मार्क्स किसमें विश्वास नहीं करते थे, या फिर ऐसे कर लेते मार्क्स जो है विश्वास नहीं करते थे मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व को निर्धारित करती है, विचार भौतिक बलों के परस्पर क्रिया के प्रतिबिंब है, आधार आदि संरचना निर्धारित करता है, पदार्थ सक्रिय और गतिशील हैं। तो किसमें जो है मार्क्स विश्वास नहीं करते थे वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व को निर्धारित करती है।
तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मार्क्स ए सही हो जाएगी। मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व को निर्धारित करती है, ऐसा मार्क्स नहीं मानते थे। ऐसा मानने वाले कौन थे? हेगल थे। वो कहते थे कि सबसे पहले जो है हमारे विचार आते हैं और विचार से ही सब कुछ मतलब हमारा निर्धारित होता है। जबकि मार्क्स उल्टा मानते हैं, जो भौतिक संरचना होती थी, जो भौतिक मटेरियल थिंग्स होती हैं, इनके आधार पर, जैसे हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट होता है, जो मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारे विचार जो है क्या बनते हैं। तो ये जो है विचार भौतिक बलों के परस्पर क्रिया का प्रतिबिंब है, ऐसा विचार मानते थे, यानी कि जस्ट हेगल के उल्टा मानते थे। हेगल मानव चेतना के आधार पर सामाजिक अस्तित्व को निर्धारित करते थे, जबकि ये सामाजिक अस्तित्व यानी कि भौतिक संरचना के आधार पर विचारों का निर्माण करने की बात करते हैं। तो और अधसंरचना जो है आधार अधसंरचना निर्धारित करता है, पदार्थ सक्रिय और गतिशील है। तो ये सब मार्क्स के हैं तीनों, जबकि पहला जो है ये हेगल से संबंधित है, इनसे नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग मेड द स्टेट अ मोरल इंस्टीट्यूशन विद अ मोरल एंड? निम्नलिखित में से किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य के साथ एक नैतिक संस्था बनाया? किसने बनाया? बेंथम है, मैकियावेली है, जेम्स मिल है या जेएस मिल है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 28 का सभी आंसर करेंगे। तो ऐसा जो है बनाने वाले कौन हो जाते हैं? ये बेंथम महोदय हैं। ऑप्शन ए आपका जो है यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम जो है फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, तो और आप जो है वीडियो को पॉज करके फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? हु सेड जे रूसो इज द फादर ऑफ जैकोबिन despotism of Caesarian dictatorship and the inspirer of the absolute doctrines of Kant and Hegel? किसने कहा जे रूसो जैकोबिन निरंकुशता के पिता, सिजेरियन तानाशाही और कांट और हेगल के पूर्ण सिद्धांतों के प्रेरक हैं? ऐसा कहने वाले कौन हैं? एच जेलास्की हैं या डुगिट हैं या बर्लिन है या कार्ल पॉपर है? यहाँ पर भी वही नाम है, तो नाम तो सेम ही है। तो यहाँ पर जो है हो जाएगा और बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो डुगविट है ये है। ठीक है, ऑप्शन बी, इन्होंने ही ऐसा कहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर भी क्या है? असर्शन एंड रीजनिंग है, और यदि आपको यहाँ पर देखने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि स्क्रीन को जो है जूम आउट करें, और जूम आउट करके जो है आप इसको देख सकते हैं, अपने स्क्रीन को जूम करके। असर्शन में क्या कहा गया है? अरिस्टोटल इज जस्टिफिएबली कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता उचित रूप से कहा जाता है। जबकि रीजन क्या दे रहे हैं कि हिज क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोज आइडियलिज्म जस्टिफाइज दिस क्लेम। प्लेटो के आदर्शवाद की उनकी आलोचना इस दावे को सही ठहराती है। ऑप्शन में आपके है बोथ सही है, आर ए का ट्रू जो है ट्रू एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नहीं यहाँ पर है ऑप्शन ए कि दोनों ए आर सही है। बी कह रहा है कि आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर पहले इसको हम सर्कल कर लेते हैं, सारा मिक्सअप हो रखा है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है और ऑप्शन बी जो है ये है। ठीक है, सी ये है और डी ये है। अब हम इसको देखेंगे। तो ए कह रहा है बोथ सही है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और सी कह रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, जबकि डी कह रहा है ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या राइट हो जाएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी है। ठीक है, यहाँ पर जो दोनों सेंटेंस दिए गए हैं ये सत्य है और सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए में ये चीज दी गई है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ये सही हो जाएगा। क्योंकि अरस्तु जो है प्लेटो के आदर्शवाद की उनकी आलोचना इस दावे को सही ठहराती है। तो जो इन्होंने क्या है ये यथार्थवाद पे जो है जोर दिया है अरस्तु ने, और इन्होंने जो है राजनीति विज्ञान का उचित पिता इसीलिए इनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है जो राजनीति विज्ञान को है वो नीति शास्त्र से बिल्कुल अलग किया और उसका एक मतलब व्यवस्थित वहां पर विवरण दिया है। और साथ में जो प्लेटो के आदर्शवाद है जैसे कि उनका साम्यवाद, परिवार और संपत्ति का, इन सबकी जो है जमकर आलोचना की है। तो इनके जो कार्य और इनकी जो सोचने का तरीका है, इसलिए इनको ये उचित राजनीति विज्ञान का पिता उचित रूप से कहा जा सकता है। तो दोनों ही यहाँ पर राइट हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन फिर आपका असर्शन एंड रीजनिंग है और मार्क्स से संबंधित है। मार्क्स वाज अ
क्या है, रिवोल्यूशनरी, मार्क्स एक क्रांतिकारी थे। रीजन क्या दे रहा है, मार्क्स वॉज नॉट कंसर्न अबाउट द प्रोसेसेस ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स को इतिहास की प्रक्रियाओं में कोई सरोकार नहीं था। तो देखो मार्क्स को जो है हिस्ट्री में बहुत सरोकार था और उन्होंने ये अपने इतिहास के 5 चरणों की भी बात की थी, ठीक है। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद पर उन्होंने जो है पूरा एक सिद्धांत दिया हुआ है और बताया है कि देखो मैं जो है इतिहास के द्वारा ये प्रूव कर रहा हूँ कि इतिहास में जो है हर समाज में जो है ऐसे वर्ग संघर्ष होता रहा है, सिर्फ आदिम साम्यवाद को छोड़ करके हर समाज में वर्ग संघर्ष चलता रहा, हर 2 वर्ग रहे, एक जो हैव एंड हैव नॉट, जो एक मतलब मालिक और दूसरा नौकर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है सीधा निकल के आ जाता है कि इसमें जो है क्या है, ए और दोनों सत्य हैं, सही व्याख्या है, ये तो होगा ही नहीं, और बी दोनों, ए सच है लेकिन आर झूठा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो कौन सा राइट होगा, यहाँ तो सीधे सीधे जो है दिखा रहा है, तो ये सी हो जाएगा, ए सच है लेकिन आर झूठा है, ये आ जाएगा, ए सच है आर झूठा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट जॉन लॉक, जॉन लॉक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म, उन्हें उदारवाद का जनक माना जाता है। जबकि सेकंड कह रहा है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस आर हिज कंट्रीब्यूशन, सरकार के 2 ग्रंथ और सहिष्णुता से संबंधित एक पत्र उनके योगदान है। जबकि थर्ड कह रहा है, अकॉर्डिंग टू हिम द स्टेट एग्जिस्ट द प्रमोट सिविल इंटरेस्ट, उनके अनुसार राज्य नागरिक हितों को बढ़ावा देने के लिए मौजूद है। जबकि चौथा कह रहा है कि प्रॉपर्टी इज एक्सक्लूसिवली इंडिविजुअल, संपत्ति विशेष रूप से व्यक्तिगत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में क्या है, चारों दे रहा है, ऑप्शन ए में चारों दे रहा है, जबकि बी में 1 2 3 और 3 में 1 3 4 और डी में 1 3। तो यहाँ पर देखो सभी सही है, ये जितने भी सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक फिलोसफी ये सारे ही सही हैं। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है और सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं, प्लेटो से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द नेक्टोरल काउंसिल, ठीक है। निशाचर परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है, जो भी है। तो फर्स्ट क्या है, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ प्लेटो सेकेंड बेस्ट स्टेट, यह प्लेटो के दूसरे सर्वश्रेष्ठ राज्य का हिस्सा है। जबकि दूसरा कह रहा है, ऑल दोज एलिजिबल एंड फिट फॉर मिलिट्री सर्विस वुड वोट फॉर द सिलेक्शन ऑफ द गार्जियन ऑफ द लॉ, सैन्य सेवा के लिए योग्य और योग्य सभी लोग कानून के संरक्षक के चयन के मतदान करेंगे। जबकि सी मतलब तीसरा क्या कह रहा है, द फर्स्ट 30 कैंडिडेट वुड बी सिलेक्टेड थ्रू एन इलेक्शन, पहले 300 उम्मीदवार चयन चुनाव के माध्यम से किया जाएगा, जो 300 हैं उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। अगला है कि देयर वुड बी अ नेक्टोरल काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 20 एल्डेस्ट मेंबर, एक निशाचर परिषद होगी जिसमें 20 सबसे बड़े सदस्य होंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में जाने से फायदा नहीं है, ऊपर के 3 सेंटेंस सही हैं। ये सभी जितने भी सेंटेंस कह रहा है कि जो सैन्य सेवा के लिए योग्य व्यक्ति होंगे वो संरक्षकों के चयन में मतदान करेंगे, और जो फर्स्ट 300 व्यक्ति होंगे वो उम्मीदवार के लिए चयन किए जाएंगे। फिर इसमें 1/3 यानी चुने जाएंगे यानी कि 100, फिर इसमें 1/3 चुने जाएंगे यानी कि 33, और फिर इसमें जो एल्डेस्ट मतलब पर्सन होंगे इसमें इस काउंसिल में, नेक्टोरल काउंसिल में, तो ये 20 ना होकर के 10 होंगे, ठीक है। जो लास्ट में बचेंगे कितने होंगे, 10 एल्डेस्ट जो है मेंबर्स होंगे। तो यही आपका गलत है, बाकी सभी सही है। तो किसमें है 1 2 3, आपका 1 2 3 ए ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका राइट हो जाएगा, बाकी सभी जो है सही है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ हॉब्स व्यू, निम्नलिखित में से कौन हॉब्स दृष्टिकोण का हिस्सा है। Liberty is that one wishes in relation to any given set of acts and omissions that are feasible for one to perform. स्वतंत्रता वह है जो किसी दिए गए कृत्यों और चूकों से संबंध में चाहता है जो किसी के लिए प्रदर्शन करने के लिए संभव है। जबकि बी कह रहा है, इक्वलिटी ऑफ एबिलिटी एंड इक्वलिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ सेटिस्फाइंग देयर वांट, योग्यता की समानता और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की अपेक्षा की समानता।
जबकि सी कह रहा है ही सजेस्टेड अ स्टेट विद एब्सोल्यूट अल्टीमेटेड एंड सेंट्रलाइज्ड पावर। उन्होंने पूर्ण, असीमित और केंद्रीकृत शक्ति वाले राज्य का सुझाव दिया, जबकि डी कह रहा है ऊपर के सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का आप बताएंगे सभी हमको। और यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू हॉब्स बात हो रही है, तो यहाँ पर सभी, ऊपर के सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्या कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ लॉक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट। निम्नलिखित में से कौन लॉक सामाजिक अनुबंध की विशेषता है? ए कह रहा अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एवरीवन विद एवरी अदर इंडिविजुअल। बी कह रहा अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट रेदर देन अ पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट। सी कह रहा है क्रिएट एन एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड सोवरेन। तो सी एक पूर्ण और असीमित संप्रभु बनाता है, जबकि डी कह रहा है क्रिएट्स अ पॉलिटिकल सोसाइटी विदाउट द कंसेंट ऑफ पीपल। लोगों की सहमति के बिना एक राजनीतिक समाज बनाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन लोक सामाजिक अनुबंध की एक विशेषता है? तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो ये देखो लोगों की सहमति के बिना एक राजनीतिक समाज बनाना, ये तो गलत है। और असीमित संप्रभु भी नहीं मानता है लॉक, उदारवादी थे। और यहाँ दो में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक राजनीतिक अनुबंध के बजाय एक सामाजिक अनुबंध, जबकि इसमें दोनों ही थे, राजनीतिक और सामाजिक दोनों थे। तो ये भी गलत हो रहा है, ये सिर्फ एक की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो, यहाँ पर एक सही होगा उनकी, यानी कि एक विशेषता ही सही तौर पर निकल के आ रही कि हर दूसरे व्यक्ति के साथ सभी का अनुबंध। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या सही है उसके साथ साथ क्या गलत है और क्यों गलत है वो भी पता होना चाहिए। तो आपको आगे क्वेश्चन में कभी इन फ्यूचर थोड़ा सा चेंज करके देता है, तब भी आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, व्हाट वाज द कैरेक्टर ऑफ रूसोज स्टेट ऑफ नेचर। रूसो की प्रकृति की अवस्था की विशेषता क्या थी? वन कह रहा है फ्रीडम ऑफ मेंस इन बॉर्न राइट, स्वतंत्रता पुरुषों का जन्मजात अधिकार है। जबकि दूसरा कह रहा है, दूसरा सेंटेंस स्टेटमेंट जो है, सोसाइटी इम्पोजेस सम अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन ऑन हिम विच इम्पैक्ट्स हिज पर्सनल डेवलपमेंट। समाज उस पर कुछ अनावश्यक प्रतिबंध लगाता है जो उसके व्यक्तिगत विकास की को प्रभावित करता है। जबकि थर्ड क्या कह रहा है, द सोशल स्टेट इज बेटर देन द नेचुरल स्टेट। ठीक है, ये एबीसी लिख दिया है, कोई बात नहीं, इसको 1 2 3 समझिए। सामाजिक स्थिति प्राकृतिक अवस्था से बेहतर है। और जबकि जो है फोर्ड क्या कह रहा है कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी हैज लेड टू स्ट्रगल एमंग इंडिविजुअल। संपत्ति की संस्था ने व्यक्तियों के बीच संघर्ष को जन्म दिया। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है 1 2 एंड 4। तो यहाँ पर ये भी सही है, जन्मजात अधिकार मानते हैं और ये कहते हैं कि जो है सही, अगर सही मायने में किसी को फ्री होना है तो उसे किसके किसके द्वारा गार्ड किया जाए, उसे किसके द्वारा जो है गवर्न किया जाए। जो जनरल विल है, जनरल विल क्या है, एक मतलब एक उच्च सभी की जो हायर वो होती है, इच्छा होती है, उसका जो है एक योग होता है, सभी या सभी अच्छी इच्छा रखने वालों का योग होता है। तो उसके द्वारा जो है अगर कोई काम गलत कर रहा है तो उसको भी मतलब जबरदस्ती उसे फोर्स किया जाए। मान लिया कि कोई शराबी है, शराब पी रहा है, तो रूसो कहते हैं कि उसको जो है स्वतंत्र करने के लिए, सही मायने में उसे स्वतंत्र करने के लिए उसे जो है जनरल विल के द्वारा प्रतिबंधित किया जाए और उसे सही मायने में स्वतंत्र किया जाए, यानी कि उस गलत इच्छा से, उस गलत आदत से उसको पीछा छुड़ा करके उसे सही मायने में स्वतंत्रता दी जाए। तो वो कहते हैं कि मतलब इनकी थ्योरी थोड़ा उलझी हुई है कि स्वतंत्र करने के लिए, एक रियल स्वतंत्रता देने के लिए आप जो है जबरदस्ती जनरल विल उन पे इम्पोज की जाएगी लोगों पे। ठीक है, तो ये भी इनका सही है और ये भी सही है। संपत्ति की वजह से जो है व्यक्तियों के बीच संघर्ष को जन्म दिया, जबकि ये गलत है कि प्राकृतिक अवस्था से बेहतर है सामाजिक अवस्था। ऐसा नहीं है, ये प्राकृतिक अवस्था को ही अच्छा मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पर यही गलत है और आपका जो है पहला, दूसरा एंड चौथा ये सही हो रहा है। तो पहला, दूसरा एंड चौथा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन जो है पहला, दूसरा एंड चौथा यानी कि सी राइट हो रहा है आपका। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन। निम्नलिखित में से कौन महिला की अधीनता के लेखक हैं?
जेस मिल है या जॉन लॉक है या हॉब्स हैं या मैरी जो है वॉलस्टोनक्रॉफ्ट हैं। तो ये कौन है यहाँ पर? तो ये है हमारे जेस मिल महोदय हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु इज रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ फॉर्म? रूपों के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो ये सभी को पता है कि ये प्लेटो संबंधित है इससे। ठीक है, ये इनकी एक थ्योरी है, गुफा, केव, है ना। एंड जो केव एक इनकी थ्योरी है, एलिगेरी ऑफ केव। तो काफी ये इनकी थ्योरी पक्का पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका जो है राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु सेड फ्रॉम द आवर ऑफ देयर बर्थ्स सम आर मार्क्ड आउट फॉर सब्जेक्शन अदर फॉर रूल? किसने कहा उनके जन्म के समय से कुछ को शासन के लिए और कुछ को, यहाँ फिर हो जाएगा कुछ को अधीनता के लिए जो है क्या किया गया है, चिन्हित किया जाता है। ऐसा कहने वाले कौन है? तो ऐसा कहने वाले अरस्तु यानी अरिस्टोटल महोदय हैं, क्योंकि ये दास्ता को क्या है, प्राकृतिक मानते हैं और कहते हैं ये मालिक और नौकर दोनों के लिए ही मतलब ठीक होती है। मालिक को समय मिलता है अपने इस स्पेशलाइज्ड जो उनका फील्ड होता है उसमें काम करने के लिए, और नौकर उनकी संगत में जो है बुद्धिमान बन जाता है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड? यहाँ नॉट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ नहीं हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और ऑप्शन है आपका पहला, पॉलीमर्चस जस्टिस लाइज इन स्पीकिंग ट्रुथ एंड प्लेइंग ओवर डेट। पॉलीमर्चस क्या कहते हैं? न्याय सच बोलने और कर्ज को चुकाने में निहित है। जबकि बी कह रहा है क्या है, ये सिफालस क्या कह रहे हैं कि सिफालस इज गिविंग एवरीवन हिज ड्यू, सबको उसका हक दे रहा है सिफालस जो है। जबकि थेसिमेचस मेकस क्या कहते हैं ये कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर, न्याय मजबूत लोगों का हित है या न्याय शक्तिशाली का हित है, कुछ भी कह लें। जबकि प्लेटो है जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफर, जो है न्याय बच्चे की पेशकश है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है वही आपको बताना है। तो सही नहीं की बात करें तो इसमें सही नहीं है डी, जो ये प्लेटो न्याय बच्चे की पेशकश है, सब प्लेटो न करके कौन, ग्लूकॉन ने बोला है इसको, ग्लूकॉन। ठीक है, इन्होंने बोला है, प्लेटो ने नहीं बोला है। तो ये जो है बोलने वाले कौन है, ग्लूकॉन महोदय हैं। यही आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नहीं पूछ रहा है तो यही राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जनरल विल? निम्नलिखित में से कौन सामान्य इच्छा की विशेषता है? इट इज नॉट सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, यह आत्म विरोधाभासी नहीं है। जबकि दूसरा है इट इज लिमिटेड, यह सीमित है। तीसरा है इनएलिनिएबल फ्रॉम सोवरेन, संप्रभु से अलग नहीं है। ठीक है, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जो है कौन सा सही है वो बताना है आपको। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें जनरल विल की, तो इसमें जो है ये आत्म विरोधाभासी नहीं, ये भी सही है। ये असीमित है, ये सीमित है, ऐसा नहीं है बल्कि ये असीमित है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये भी सही है और ये भी सही है। तो यहाँ पर 1, 3 एंड 4 ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो 1, 3, 4 कहाँ पर है? 1, 3, 4 ऑप्शन सी आपका जो है राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द बुक परपेचुअल पीस ऑफ फिलोसफिकल स्केच वॉज रिटन बाय, पुस्तक परपेचुअल पीस ऑफ फिलोसफिकल स्केच किसके द्वारा लिखी गई है? इमैनुअल कांत, वुड्रो विल्सन, हैंस जे मर्गेनथाउ एंड हैरोल्ड लास्की। किसके द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है वो आप बताएंगे। तो ये जो है इमैनुअल कांत, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मैकियावेली के अनुसार स्टेटमेंट क्या है? स्टेट इज अ मीन्स टू एन एंड, राज एक अंत का साधन है। जबकि बी कह रहा है स्टेट इज एन एंड इन इटसेल्फ, राज अपने आप में एक अंत है। जबकि सी कह रहा है स्टेट इज नीदर अ मीन्स नॉर एन एंड इन इटसेल्फ, राज अपने आप में ना तो साधन है ना ही साध्य है। जबकि डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो
अकॉर्डिंग टू मैकियावेली ऑप्शन ए राइट होगा, राज एक अंत का साधन है, यानी कि स्टेट इज मीन्स टू एन एंड। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल, जो कालक्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। क्या है? चीनी क्रांति है, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड है, संस्कृत और सांस्कृतिक क्रांति है, द चाइनीज रिवोल्यूशन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड कल्चरल रिवोल्यूशन। तो इन सबको जो है आपको सही उसमें लगाना है। तो 1 2 3 देखो, चाइनीज जो ये क्या होता है, चीनी क्रांति कब आती है? 1949 में आती है, ठीक है। 1949 में क्या आता है? चीनी क्रांति आती है। और अगर हम सांस्कृतिक की बात करें जो कि माओ के द्वारा लाई गई थी, तो ये आती है 1966 से लेकर के 76 के दौरान। बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत बेसिक चीजों में इन्होंने वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश की थी, यानी चेंज लाने की कोशिश की थी, बहुत काम किया गया था। जबकि 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड किससे? 1958 से संबंधित है। तो देख लीजिए, अब इसको अरेंज कर लीजिए आप। तो 49, 58 और 66, तो ये 1 2 3 ऑप्शन आपका जो है ए राइट हो जाएगा। ये ऑलरेडी जो है मैच्ड हैं, यानी कि लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो रहा है। और आज के लिए हम यहीं पर इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, तभी मेरी आपकी सारी वीडियोज मिलेंगी। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि सभी वीडियोस जो है मेरी टीजीटी पीजीटी यानी कि पॉलिटिकल साइंस की इंपॉर्टेंट यहाँ से टॉपिक और प्रैक्टिसेस निकलती रहती हैं। तो वो सभी आपके लिए वेरी वेरी बेनिफिशियल हैं। तो ऑल पे क्लिक कर लेंगे तो मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और सारी वीडियोस आप अवेल कर पाएंगे, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। और यदि आप मेरी प्लेलिस्ट को ग्रो थ्रू करेंगे तो आप समझेंगे कितनी बेनिफिशियल प्लेलिस्ट वहां पर लगी हुई है, तो उनको भी आप अवेल कर सकते हैं। और साथ साथ में जो हमारी करंट क्लासेस जा रही हैं उनको भी अवेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट लाइफ। जय हिंद, जय भारत।